अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। काव्यांश लिविंग एरिया से बाहर आकर एक्सरसाइज रूम में चला गया। काव्यांश को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए पंचिंग बैग पर पंच करते जा रहा था। उसे यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई उसे उसी की टोन में जवाब दे रहा है। आज तक उसने सिर्फ अपनी सुनाई थी, किसी की सुनी नहीं थी, लेकिन आज कोई उसे सुना रहा था, इसलिए उसके बर्दाश्त के बाहर था। काव्यांश पंचिंग बैग पर पंच करते हुए कहा, गुस्से से लाल आंखों से कहा, जितना बोलना है तुम्हें बोल लो मिस कांची अग्रवाल, एक बार मैं तुमसे शादी कर लूं फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। जिस तरह तुम्हारे झूठ और धोखे से मेरे डैड को बेइज्जती और नफरत का सामना करना पड़ा, उसी तरह मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। तुम्हें हर वक्त अपनी आंखों के सामने खुश देख बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगा ताकि मैं तुम्हें वही दर्द, वही तकलीफ और बेइज्जती दे सकूं जो मेरे मॉम डैड ने तुम्हारी वजह से बर्दाश्त की है। तुम एक घटिया सेल्फिश लड़की हो जिसे खुद के सिवा किसी से मतलब नहीं। उसके हाथों से खून निकलने लगा था। वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। उसने पास में रखे बोतल को उठाकर उसका पानी अपने ऊपर डालते हुए कहा, कुछ दिन और उसके बाद तुम्हारी सजा शुरू होगी। इस वक्त काव्यांश के चेहरे पर बेहद नफरत थी, इतनी नफरत कि उसके नफरत से कांची खत्म हो सकती थी। कांची ने अपने हाथ में बैंडेज कर ली थी। वह बेड पर बैठी फोन पर देख रही थी। 12 बज रहे थे। उसे इस फार्म हाउस पर बहुत घुटन हो रही थी। वो बस किसी कीमत पर यहाँ से जाना चाहती थी। उसका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी था, क्योंकि वह अपनी वजह से किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। वो संजय माथुर की रग रग से वाकिफ थी। संजय माथुर चलता फिरता मौत का देवता है जिसे किसी को मरवाने में वक्त नहीं लगता। कांची अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए कहा, एक बार और कोशिश करूंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मजबूर वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहती। बेसमेंट। शौर्य आधा बेड पर लेटा हुआ अपने पैरों को हिलाते हुए अपने बाल में हाथों को फेरते हुए कांची की नीली आंखों के बारे में सोच रहा था। वह कल रात से उस डांसर की आंखों पर फिदा हो गया था। वह आंखें बंद करता तो उसके सामने वही 2 आंखें आती। उन आंखों में उसने एक अजीब सी कशिश देखी थी। उसने अब तक कई हजार लड़कियों के साथ टाइम बिताया था, लेकिन जो कशिश, जो अट्रैक्शन उसे उस लड़की की आंखों में दिखा था, उसे किसी लड़की में नहीं दिखा था। शौर्य इन सब के बारे में सोच रहा था कि तभी वहां काव्यांश आया और उस बेसमेंट में बने बार एरिया की तरफ जाकर वाइन पीने लगा। उसके दिमाग में कांची की बातें गूंज रही थी। उसने गुस्से से गिलास को उठाकर जमीन पर पटक दिया। शौर्य, जो कांची के ख्यालों में खोया हुआ था, वह हड़बड़ाकर बेड पर बैठ गया था। शौर्य ने देखा कि काव्यांश बहुत गुस्से में है। तभी उसकी नज़र काव्यांश के हाथ पर पड़ी जहां से खून निकल रहा था। शौर्य जल्दी से काव्यांश के पास जाकर काव्यांश के हाथों को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ जान? तुम्हें ये चोट कैसे लगी और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम तो यहाँ से मुस्कुराते में गए थे, तो मेरी सौतन में तुमसे ऐसी कौन सी बात कह दी जो इतने गुस्से में हो? काव्यांश ने अपनी सुर्ख आंखों से शौर्य को घूरा तो शौर्य काव्यांश की नज़र देख डर गया और उसने अपनी नज़रें नीचे करते हुए कहा, बड़े भैया बताओ ना क्या हुआ है? क्या उस लड़की ने कुछ कहा है? काव्यांश ने शौर्य को देखते हुए कहा, तुम जानना चाहते हो मैं किससे शादी कर रहा हूँ? शौर्य, जो अपनी नज़रें नीचे किए खड़ा था, जल्दी से अपनी पलकें उठाते हुए कहा, किससे? काव्यांश ने दर्द से कहा। कांच से शौर्य के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ हैरानी के एक्सप्रेशन आने लगे। शौर्य ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बड़े भाई? वह तो मर चुकी है, तो वह यहाँ कैसे? उसकी तो एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो वह ये कैसे होगी? काव्यांश ने शौर्य को देखते हुए कहा, वह सब सिर्फ एक झूठ था। आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस दर्द में भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसकी और मिस्टर माथुर की वजह से हूँ। उसके झूठ और धोखे से मेरे डैड सड़क पर आ गए। हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मैं वो वक्त कभी नहीं भूलूंगा।
शौर्य ने काव्यांश के दोनों शोल्डर को कसकर पकड़ते हुए कहा, बिग ब्रो, जरूरी नहीं होता कि जो हम देखते हैं वही सच है। उस दिन के बाद से ना तो वह देखी और ना ही उसके पेरेंट्स कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ कोई नहीं जानता। डैड ने हमें बताया कि एक एक्सीडेंट में उन तीनों की मौत हो गई। तो आप कैसे मान गए कि उसने ये सब किया है? आप जानते हैं ना, मैं उससे प्यार करता था, हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन हमारे एक एग्जाम की वजह से हमें मुंबई छोड़कर यूएस जाना पड़ा। आपको भी हमारे साथ जाना पड़ा क्योंकि आप हम दोनों भाइयों के बड़े भाई थे। लेकिन हमारे पीछे क्या हुआ हम में से कोई नहीं जानता। अमन भी वापस आने के बाद मुझसे बात करना बंद कर दिया। आप उस घर को छोड़कर चले गए, सब कुछ खत्म हो गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह सब कांच ने किया है? हो सकता उसके धोखे और झूठ के पीछे कोई वजह हो। मैं और मनन उसे अच्छे से जानते हैं, हमने साथ में कई साल बिताए हैं। आप जब हमें छोड़कर यूएस स्टडी के लिए गए तब वह हमारी दोस्त बनी, हमने कितना वक्त साथ बिताया। वह तो मनन की जान थी। और आप जब यूएस से आए तो मैं मनन यूएस चले गए और वह अपनी लॉयर ट्रेनिंग के लिए मसूरी चली गई। उसके बाद हम फिर मुंबई, लेकिन वह नहीं आ पाए। और जब हम तीनों यूएस गए तो मॉम ने मुझे बताया कि कांच आए, लेकिन जब तक वापस सब खत्म हो चुका था। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वह सब कांच ने किया? काव्यांश ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, क्योंकि डैड ने बताया कि उनकी लॉयर कांच ने लास्ट टाइम पर झूठ बोला और उन्हें दिखा दिया क्योंकि वह मिस्टर माथुर के साथ मिली थी। शौर्य ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन बिग ब्रो, कुछ तो ऐसा होगा कि उसने लास्ट टाइम में झूठ बोला और धोखा दिया। एक बार कांच से पूछे कि क्या हुआ था उस दिन, क्या आप कांच के मॉम डैड से मिले? काव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं उस धोखेबाज से पूछूंगा कि उस दिन क्या हुआ था? कभी नहीं। और मैं अंकल आंटी से नहीं मिला। वह तो पता नहीं किसको अपनी माँ कह रही है। मुझे तो समझ नहीं आता ये लड़की चाहती क्या है? एक अनजान औरत को अपनी माँ बना लिया। वह इतनी नीचे गिर सकती है कि अपनी माँ की जगह किसी और को दे सकती, तो वह लड़की कुछ भी कर सकती है। मैं तो उसे उसी दिन से ढूंढ रहा था जिस दिन उसने डैड को धोखा दिया, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैं उस दिन से अब तक तड़पता आ रहा हूँ। शौर्य काव्यांश की आंखों में देखते हुए काव्यांश से कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे उससे मिलना है। तभी उसके पीछे से एक गुस्से से भरी आवाज आई, इसका मतलब तुम मिस्टर मानव माथुर के बेटे हो? उस आवाज को सुन शौर्य और काव्यांश शॉक्ड हो गए। उन दोनों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कांची गुस्से से कांपती हुई उन दोनों को देख रही। क्या हुआ था उस दिन? क्या सच है उस दिन का? काव्यांश कांची के साथ क्या करेगा? शौर्य अपने सामने कांच को खड़ी देखकर बिना कुछ सोचे समझे कांची के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लिया। कांची वैसे ही स्टैचू की तरह खड़ी रही। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू नहीं बल्कि आग थी। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने एक झटके से अपने दोनों हाथों से शौर्य को खुद से दूर धक्का दे दिया, जिससे शौर्य जमीन पर गिर गया। शौर्य के जमीन पर गिरने से काव्यांश को गुस्सा आ गया और वह जैसे ही गुस्से से कांची के पास जाकर कुछ कहने हुआ, कांची ने एक जोरदार का थप्पड़ काव्यांश के गाल पर मारते हुए कहा, डोंट टू डेयर मिस्टर माथुर। ये थप्पड़ इतना तेज था कि काव्यांश भी हैरान हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। शौर्य जमीन से खड़े होकर अपने सामने खड़ी कांची को देख रहा था। वह जिस कांच को जानता था वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वह तो बहुत बड़ी ही झल्ली और मासूम सी थी, जो हर प्रॉब्लम को प्यार से सॉल्व करना जानती थी। गुस्सा क्या होता है यह उसे पता ही नहीं था, पर यह कांची जो उसके सामने खड़ी है उसके पहले वाली कांच के बिल्कुल ऑपोजिट थी। कांची का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। कांची ने काव्यांश के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, काव्यांश रघुवंशी उर्फ मिस्टर काव्यांश माथुर, सोचा नहीं था कि तुमसे ऐसे मुलाकात होगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ बदतमीजी करने वाला, मुझे टॉर्चर करने वाला उस कमीने इंसान का बेटा निकलेगा। तभी तो मैं सोचूं इस दुनिया में दो शैतान कैसे पैदा हो गए। ऑलरेडी एक शैतान तो दुनिया में पहले ही से था, लेकिन मैं भूल गई थी कि एक शैतान ही दूसरे शैतान को पैदा कर सकता है। कांची और काव्यांश दोनों ही इस वक्त बहुत करीब थे।
दोनों की ही आंखें खून की तरह लाल थी। वो दोनों ही एक दूसरे को मार डालने वाली नजरों से घूर रहे थे। काव्यांश ने एक झटके से कांची का गला पकड़कर कसते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी औकात नहीं मेरे डैड के बारे में इस तरह बात करने की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें कामिना कहने की। काव्यांश की पकड़ कांची के गले पर और कसती जा रही थी। कांची को अपनी सांसें रुकते हुए महसूस हो रही थी। उसके हाथ से काव्यांश का कॉलर छूट गया। शौर्य ने जब काव्यांश को इतनी गुस्से में देखा तो वह काव्यांश के पास जाकर उसके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नाकाम था। काव्यांश कांची का गला कसकर दबाते हुए कहा, मर जाओ तुम तो बेहतर होगा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सर दर्द खत्म होगा। काशी की आंखें बंद होने लगी थी। शौर्य ने एक झटके से काव्यांश के मुंह पर पंच मारते हुए कहा, दूर हटो उससे। काव्यांश ने कांची को छोड़ दिया। कांची जमीन पर गिर गई। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। काव्यांश गुस्से से शौर्य को पंच मारते हुए कहा, तुम इस लड़की के लिए मुझसे लड़ रहे हो जिसने हम सबकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। शौर्य अपने होंठों के कोनों से निकल रहे खून को साफ करते हुए कहा, मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैं सिर्फ अपने बिग ब्रो को एक गलती करने के लिए रोक रहा हूँ। जो खुद इतने नीचे गिरी हुई हो, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, आप उसे मारकर क्या हासिल करोगे? जो दर्द हमने बर्दाश्त किए हैं वही दर्द इसे भी मिलना चाहिए, और इसका सबसे बड़ा दर्द होगा आपकी वाइफ बनना। शौर्य कुछ आगे कहता एक थप्पड़ शौर्य के गाल पर पड़ा, और ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि निधि ने मारा था। निधि अपनी लाल आंखों से शौर्य को देखते हुए कहा, तुम जैसे मर्द ही इस दुनिया के बोझ हो, हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड के साथ बदतमीजी करने की? काव्यांश भी किसी अनजान लड़की को अपने फार्म हाउस के बेसमेंट में देख शॉक्ड था। शौर्य अपने गाल पर हाथ रख निधि को घूर रहा था। कांची जमीन से उठकर खड़े होते काव्यांश और शौर्य को देखते हुए कहा, जो करना है कर लो, लेकिन मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। खुद को किसी हैवान को सौंप दूंगी, लेकिन कांची अग्रवाल कभी खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करेगी। मिस्टर काव्यांश, मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना कहकर कांची निधि के हाथ को पकड़ते हुए कहा, थैंक यू, यह आने के लिए मैंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। वह जैसे ही जाने को हुई, काव्यांश कांची की कलाई को कसकर पकड़ मरोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें यही रहना होगा। कांची कभी अपनी कलाई को देखती तो कभी काव्यांश के चेहरे को। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या, तुम्हारा बाप भी मुझे यहाँ नहीं रोक सकता, समझ में आया तुम्हें? इतना कहकर कांची अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। काव्यांश जैसे ही कांची के पास दोबारा जाने को हुआ तो शौर्य काव्यांश के हाथ को कसकर पकड़ते हुए नामे गर्दन हिलाया तो कांची शौर्य को देख दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है, उसने समझदारी का काम किया है। अगर मैं अगले 1 घंटे में अग्रवाल विला नहीं पहुंची तो सारी पुलिस फोर्स रघुवंशी विला पहुंच जाएगी, और बेचारी तुम्हारी वह दिल का मरीज माँ मेरे बदले से पहले ही ऊपर पहुंच जाएगी। और इसे वार्निंग मत समझना, तुम तो जानते हो मैं किस किस्म की साइको हूं। कांची की बातें काव्यांश को आग की तरह जला रही थी, लेकिन वह चुपचाप खड़ा कांची बातें सुन रहा था। वह इतने गुस्से में था कि उसके गले और सिर की नसें दिख रही थी। कांची ने अपने हाथों से काव्यांश के हाथ को झटकते हुए कहा, बहुत जल्द मिलेंगे। इतना कहकर वह निधि के साथ वहां से निकल गई। काव्यांश ने गुस्से से कांच की टेबल को उठाकर जमीन में पटकते हुए कहा, बस बहुत हुआ चूहा बिल्ली का खेल, अब मैं और तुम्हें आज़ादी नहीं दे सकता। मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, तो अब तुम मुझसे ही शादी करोगी, और वो पूरी दुनिया के सामने। मैंने तुम्हें मौत का नजारा नहीं दिखाया न, तो मेरा नाम काव्यांश रघुवंशी नहीं। क्या काव्यांश अपने गुस्से और जुनून में का अच्छी की जिंदगी बर्बाद कर देगा? रिव्यू एंड कमेंट देना न भूले। 1 महीने बाद। इन 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया था। जो ना बदला था वह था कांची का गुस्सा और उसकी नफरत, लेकिन इन 1 महीने में काव्यांश के दिमाग पर कांची छा गई थी।
उसे उठते बैठे बस कांची ही दिख रही थी। वह इन 1 महीने से कांची को बिल्कुल भी देखा नहीं था। शौर्य उसी दिन माथुर विला आ गया था। उसके दिमाग पर सिर्फ निधि चढ़ी थी क्योंकि वह पहली लड़की थी जिसने उसे थप्पड़ मारा था। तो वही अग्रवाल विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ शोर शराबे थे। अग्रवाल विला के लिविंग एरिया में बड़े से काउच पर कांची पिंक कलर के गाउन में बैठी थी। उसके दोनों हाथों में मेहंदी वाली मेहंदी लगा रही थी। अमृता जी दूर खड़ी अपनी बेटी को देख रही थी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो दूर खुशी तक नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल और सूजी हुई थी। उसने 1 महीने पहले हुई सारी बातें अमृता जी को बता दिया था। अमृता जी को काव्यांश के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हो रहा था। उन्हें नहीं लगा था कि काव्यांश ऐसा होगा। कांची की हाथों में मेहंदी भरकर लगाई गई थी। उसका वह हाथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके हथेली पर ना चाहते हुए काव्यांश का नाम लिख गया था। मेहंदी वाली ने कांची के हाथों पर काव्यांश का नाम क्यों लिखा, यह कोई नहीं जानता था। कांची भी गुमसुम बैठी थी इसलिए उसने अपने हाथों की मेहंदी में काव्यांश का नाम नहीं देखा था। अमृता जी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उनकी बेटी की शादी इस तरह होगी कभी सोचा नहीं था। 4 घंटे बैठने के बाद कांची खुद के हाथ को खींचते हुए कहा, बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, अब आप जा सकती हैं। वो ये सब रस्में इसलिए कर रही थी ताकि अमृता जी को यकीन हो जाए कि वो इस शादी से खुश है। लेकिन जैसे ही अमृता जी वहां से गई तो कांची ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। लेकिन तब तक मेहंदी भी पूरी हो चुकी थी। कांची रूम में आकर खिड़की के पास खड़ी बाहर फैले अंधेरे को देख रही थी, वही अंधेरा जो उसके अंदर भी था। तभी निधि उसके पास आकर उससे कहा, मैंने सोचा नहीं था कुछ ऐसा होगा। मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, तुम अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि काव्यांश ने बहुत गलत किया, लेकिन उसकी गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? क्यों एक ऐसे इंसान से शादी कर रही हो जो पूरा का पूरा झूठ से बना है, धोखा देना जिसकी फितरत है? तुम खुद को कुएं में क्यों धकेल रही हो? मानती हूँ अंकल आंटी के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसकी सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? उनके साथ साथ तुमने भी तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कांची, तुम्हें लगता है अंकल आंटी तुम्हें ऐसे देखकर खुश होते? कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, जो है नहीं, उनकी बात नहीं करना चाहिए, और अगर उन्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो मुझे छोड़कर नहीं जाते। तभी पीछे से एक गुस्से और दर्द भरी आवाज आई, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गए बल्कि उनसे उनकी जिंदगी छीन ली गई। वो कभी अपनी जान से प्यारी बेटी को छोड़कर नहीं जाते, लेकिन उन लोगों ने उन्हें तुमसे दूर किया है। कांची ने जब पीछे मुड़कर देखा तो अमृता जी हाथों में लाल जोड़ा लिए खड़ी थी। कांची अमृता जी को देखते हुए कहा, मामा आप यहाँ, आप सोई नहीं? निधि ने उन दोनों को देखते हुए कहा, मैं चली आराम करने क्योंकि कल बहुत तैयारी करनी है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। अमृता जी इस जोड़े को बेड पर रखते हुए कांची हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ जो हो रहा है वो सही नहीं है और आप इस शादी से खुश भी नहीं है, लेकिन मुझे माफ कर दे रसमलाई, मेरे बेटे ने आपके साथ बहुत गलत किया। कांची अमृता जी के गले लगते हुए कहा, मामा वह आपका नहीं, मानव माथुर का बेटा है और उसने यह 1 महीने पहले साबित कर दिया है कि उसमें उस कमीने मानव माथुर का खून बह रहा है। अमृता जी कांची के बाल को सहलाते हुए कांची से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन उनके साथ तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। मैं मानती हूँ मैं उनसे प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने मेरे जिस्म के अलावा कभी मुझसे प्यार नहीं किया। कांची अमृता जी से अलग होकर बेड पर आकर बैठते हुए सामने वाल पर लगी अपनी मामा और डैड की तस्वीर को देखते हुए कहा, अगर आप मुझे रोकती भी तब भी मैं नहीं रुकती, क्योंकि मेरे बदले आगे मुझे कोई नहीं दिखता। एक बात मैं आपसे क्लियर कर देना चाहती हूँ मामा, आप मुझसे कभी यह उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आपके बेटे को माफ कर दूँ। अमृता जी हैरान हो गई। अमृता जी कांची के पास आकर कांची के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए घुटने पर कांची के सामने बैठते हुए कहा,
नहीं रसमलाई, तुम काव्यांश के साथ कुछ नहीं करोगी, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो सच से अनजान है, इसलिए तुम्हारे साथ वह सब किया। कांची अपने हाथ को पीछे लेते हुए कहा, मामा आई एम सॉरी, पर उसकी रगों में मानव माथुर का खून बहता है। वह आपका बेटा जरूर है, लेकिन उसके अंदर मानव माथुर जैसी हैवानियत है। उसकी रगों में आपसे ज्यादा मानव माथुर का खून है, इसलिए मेरे बदले में वह भी आता। मैंने कसम खाई है, मैं माथुर फैमिली का नामोनिशान मिटाऊंगी, वह भी अपने हाथों से। अमृता जी कांची आंखों में देख रही थी, जहां दर्द और नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था, और होता भी क्यों न। मानव माथुर और संजय माथुर ने जो किया था उसके सामने उसकी नफरत कुछ भी नहीं थी। अमृता जी खड़ी होती हुई कहा, एक बात हमेशा याद रखना कांची, जो तुम्हारे साथ हुआ वह किसी दूसरे के साथ न हो। काव्यांश जिस दिन तुम्हारा सच जानेगा उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। लेकिन बेकसूर मां को इतनी बड़ी सजा मत देना, रसमलाई की इस दुनिया में दूसरी कांच बन जाए जिससे उसका सब कुछ छीन लिया गया। ये सब छोड़े, यह शादी का जोड़ा है। मैं जानती हूँ तुम इंडियन ड्रेस नहीं पहनती, लेकिन आपकी मामा कशिश चाहती कि उसकी बेटी जब दुल्हन बनेगी तो वो उसे ऐसी दुल्हन के जोड़े जोड़े ला कर देगी। कशिश तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं हूँ तुम्हारी मामा की जगह। कांची की आंखों से आंसू बहने लगा। वह रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोचते ही उसकी रूह कांप जाती और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। कांची ने अपने मन में कहा, कांची की जान, मैं आपसे वादा करती हूँ जिस दिन मैं अपना बदला पूरा कर लूंगी उस दिन ये कांची अपनी सास को रोक देगी और आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आपकी कांची को आपके बिना दिल नहीं लग रहा है और यह बेरहम दुनिया हर वक्त उसे नोचने को दौड़ती है। आखिर क्या है इनके बीच के रिश्ता। काव्यांश इस वक्त जर्मनी में था। वो किसी मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया था। उसे यहाँ आए 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उसे पल पल की कांच की खबर मिलती थी। वह जान चुका था कि कांची शादी कर रही है। ये खबर सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने जर्मनी की ऑफिस को कुछ ही पल में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अरुण काव्यांश के कैबिन में आया तो कैबिन को देख शॉक्ड हो गया। अरुण अपने थूक को गटकते काव्यांश के पास आते हुए कहा, बॉस, इन्फॉर्मेशन मिल गई है। काव्यांश ने हाथों को इशारों से उसे बोलने का इशारा किया तो अरुण ने बोलना शुरू किया। बॉस, 7 साल पहले जो केस दुनिया के सामने आया था वह गलत केस था। मिस कांची अग्रवाल 7 साल पहले किसी प्रॉपर्टी का केस नहीं बल्कि हैरेसमेंट का केस लड़ रही थी। यह उनका आखिरी केस था जो उन्होंने 7 साल पहले लड़ा था। काव्यांश जो अपना सर झुकाए बैठा था, जब उसने अपनी नजरें ऊपर की तो अरुण 2 कदम पीछे हो गया। काव्यांश की आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थी। काव्यांश ने अरुण से पूछा, क्या यह इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है? अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यस बॉस, यह इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। अरुण ने एक फाइल काव्यांश के सामने रखते हुए कहा, बॉस, मिस कांची अग्रवाल उस केस के हारने के ही कुछ घंटे बाद ही गायब हो गई थी। उनकी मॉम तो कुछ दिन पहले ही गायब थी। उनके डैड भी उनके मॉम के गायब होने के 2 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, और जिस दिन मिस कांची अपना केस हार गई उस दिन वह भी गायब हो गई। सबको लगता है कि मिस कांची अग्रवाल मर चुकी है। जैसा मिस्टर माथुर ने और आपके डैड ने आपको बताया वही बातें सबको पता है। उस दिन क्या हुआ था यह मिस कांची के अलावा कोई नहीं जानता। और एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर मिस कांची अग्रवाल उस दिन हरेसमेंट का केस लड़ रही थी तो मिस्टर माथुर यानी आपके डैड, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह अपने बयान से पलट गई और सारी प्रॉपर्टी संजय माथुर के नाम हो गई। काव्यांश अरुण को देखते हुए कहा, लेकिन डैड झूठ क्यों बोलेंगे, उन्हें क्या मिलेगा झूठ बोलकर? अरुण ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए कहा, सॉरी बॉस, मैं नहीं जानता कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बड़ी ये है जो मैंने अभी आपको बताया। शौर्य सर ने बिल्कुल सही कहा था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो कोई नहीं जानता सिवाय मिस्टर माथुर, कांची मैम और आपके डैड के अलावा किसी को नहीं पता। कांची अग्रवाल के मॉम डैड कहाँ गए कोई नहीं जानता, उनकी कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सबसे जरूरी बात बॉस, उस दिन मिस कांची अग्रवाल भी गायब हुई थी और उसके ठीक 2 महीने बाद कांची अग्रवाल उदयपुर के हॉस्पिटल
में मिली थी वह भी पूरी तरह जख्मी। उनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम थे और वही उनकी मुलाकात डॉक्टर अमृता से हुई। काव्यांश उस फाइल में मौजूद हर इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसने फाइल को गुस्से से बंद करते हुए अरुण से कहा, चॉपर रेडी करो, हम अभी उदयपुर के लिए निकलेंगे। अरुण ओके बॉस कहकर वहां से चला गया। काव्यांश अपने सर को मसलने लगा। उसका सर दर्द से फटने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सच कौन बोल रहा है, किस पर यकीन करें और क्या हुआ था उस दिन। यही सब सोचते हुए अपनी जैकेट को कुर्सी से उठाकर उस कारण से बाहर निकल गया। उदयपुर अग्रवाल विला। निधि कांची को तैयार कर रही थी। कांची ने इस वक्त मेहरून कलर के लहंगे पहने थे। उसके माथे पर बड़ा सा मांतिका था, नाक में नाथियां थी, कानों में बड़े बड़े झुमके थे और गले में बड़ा सा जड़ाऊ हाथों में भर भर के चूड़ियां। जी, उसकी हाथों की मेहंदी बेहद काली चढ़ी थी। इस वक्त वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज कांची की खूबसूरती एक तरफ थी और पूरी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ। निधि आईने में कांची का अक्ष देखते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। आज कोई पत्थर दिल भी तुम्हारी इस खूबसूरती अपना दिल हार बैठेगा। काश मैं तुम्हारी किस्मत बदल पाती और एक बहुत हैंडसम से राजकुमार को तुम्हारी किस्मत में लिख पाती। एक बार और सोच लो कांची, क्या तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो? कांची अपने आप को आईने में देख हैरान थी, क्योंकि आज से पहले उसने कभी ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहना था और आज पहली बार पहना था तो उसमें वह काफी अच्छी दिख रही थी। कांची ने निधि से कहा, मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे मिलेगा। मैंने अब अपनी किस्मत से लड़ना छोड़ दिया है, अब जो होगा उसे देखा जाएगा। चलो मामा बुला रही हैं। इतना कहकर वह दोनों रूम से निकलकर अग्रवाल विला के लॉन में आ गई। लॉन में मंडप सजा था, चारों तरफ लाइट लगी थी। मंडप में हवन कुंड की आग जल रही थी, लेकिन दूल्हा अभी तक नहीं आया था। कांची जब लॉन में कदम रखा तो हर कोई उसे देखता रह गया। लड़के के साथ साथ लड़कियां भी बिना पलके झपकाए कांची को देख रही थी। सभी लड़कियां सोच रही थी कि क्या कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है जिससे नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। अमृता जी अपनी बेटी के पास आकर कहा, काश मैं तुम्हें बेटी से बहू बना पाती। काश मेरा नालायक बेटा तुमसे सच में प्यार करता। तुम जिसकी किस्मत में लिखी गई हूँ वह दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। तुम जैसी लड़की किसी को मिलना किस्मत का चमकना होगा। कांची जो अमृता के फोरहेड को चूमते हुए कहा, लव यू रसमलाई। कांची मुस्कुरा दी। कांची को मंडप में न ले जाकर स्टेज पर बैठा दिया गया। स्टेज की दूसरी चेयर खाली थी। सभी लोग दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। कांची बार बार अपने फोन पर देख रही थी। वो किसी को कॉल भी लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कॉल लग नहीं रहा था। इंतजार करते करते 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बीत गया। मुहूर्त 8 बजे का था और अब 1 बजे बज रहा था। कांची की आंखों में आंसू था। आज फिर उसे इंतजार करना पड़ा। उसकी जिंदगी में इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं था। सभी मेहमान खाना खा चुके थे और सभी अब आपस में बात करने लगे थे। कुछ औरतें अमृता जी से कहने लगी, लगता है दूल्हे को आपकी बेटी से शादी नहीं करना है, इसलिए तो नहीं आया। अब हमें जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। कब तक इंतजार करेंगे? तभी एक हवा का झोंका आया। बहुत तेज हवाएं चलने लगी। सभी लोग अपने चेहरे पर हाथ रख ली है। कांची अपनी चेयर से खड़ी हो गई। तभी उसे आवाज आई। उसने जब अपनी नजरें ऊपर किया तो उसके सिर के ऊपर चौपर घूम रहा था। सभी मेहमान डर गए थे। वह चौपर अग्रवाल विला लॉन में चारों तरफ इधर से उधर घूम रहा था। तभी अग्रवाल विला के मेन गेट के बाहर 10 से ज्यादा ब्लैक ऑडी आकर रुकी और उनमें से बॉडीगार्ड की फौज निकली। वह सभी अंदर आ गए और चारों तरफ खड़े हो गए। सबके हाथ में गन थी। तभी एक बॉडीगार्ड अमृता जी के पास जाकर अमृता जी के फोरहेड पर गन रख दिया। अमृता जी घबरा गई और एक बॉडीगार्ड ने निधि पर गन पॉइंट कर दिया। कांची यह सब देख अपने लहंगे को पकड़ स्टेज से उतारकर उनके पास आने लगी कि तभी 2 गार्ड कांची के सामने अपने हाथ फैलाकर कांची को रोक दिया। कांची ने उन गार्ड को गुस्से से घूरते हुए चीखते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम सब? किसने भेजा है तुम्हें? तभी चॉपर लॉन के दूसरे साइड लैंड हुआ और उस चॉपर के अंदर से ब्लैक टक्सडो सूट पहने, आंखों पर गोगल लगाए हुए काव्यांश बाहर आया।
काव्यांश ने बाहर आते हुए एविल स्माइल के साथ कहा। हेलो माय डियर वाइफ, तुम इतनी जल्दी अपने हस्बैंड को भूल गई। दिस इज नॉट फेयर। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे वरना किसी से नहीं। वैसे जान किसका इंतजार कर रही थी अपने दूल्हे का, लेकिन वह तो नहीं आया। सॉरी माय डियर वाइफ, पर ये तो अब आएगा ही नहीं, उसकी फितरत है धोखा देना। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि मेरी वाइफ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से धोखा खाने के बाद भी उसी से शादी कर रही थी। इतनी नफरत अच्छी नहीं है जान कि तुम अपने ही दुश्मन से ही शादी कर लो। मानता हूँ मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था, इतनी भी क्या नाराजगी कि उस धोखेबाज से शादी करने को तैयारी हो गई। कांची उन दो बॉडीगार्ड को धक्का देते हुए काव्यांश के करीब आकर कहा, तुम चाहते क्या हो मुझसे? मुझे तो लगा मर गए होंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी इतनी आसानी से कैसे खत्म होगी? काव्यांश कांची को देख थम सा गया था। उसने भी आज पहली बार कांची को ऐसे देखा था। ट्रेडिशनल कपड़े में कांची आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। काव्यांश को कांची के सिवा कोई नहीं दिख रहा था। उसे अपने आसपास के लोग गायब होते दिखे। वह बिना पलके झपकाए कांची को देख रहा था। कांची काव्यांश के कॉलर को कसकर पकड़कर काव्यांश को झकझोरते हुए कहा, कहाँ है रणवीर? क्या किया है तुमने उसके साथ? काव्यांश को अपने सामने देख अमृता जी खुश थी, क्योंकि वह दिल से चाहती थी कि कांची की शादी काव्यांश से हो। काव्यांश कॉलर पर से कांची के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कांची को बिल्कुल अपने करीब कर कांची को दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे कर अपने हाथों को कांची के कमर में डालकर कांची को बिल्कुल अपने करीब कर कांची से थोड़े गुस्से से कहा, उसकी फिक्र करना बंद करो। मेरे सिवा तुम किसी फिक्र नहीं करोगी, समझी तुम? कांची काव्यांश को घूर रही थी। काव्यांश अपनी नाक से कांची की नाक रब करते हुए कहा, इतना गुस्सा मत करो जान, पहले शादी करते हैं, फिर पूरी जिंदगी बची है तो मुझे सुनाती रहना और मैं तुम्हें सुनता रहूंगा। कांची को बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने काव्यांश के हाथ को अपने कमर से हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, बकवास बंद करो, अपनी मर भी गई ना तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैंने तुमसे शादी कर लिया ना तो जीते जी मर जाऊंगी, उससे बेहतर है कि मैं पहले ही मर जाऊं। कांची ने इतना ही कहा था कि काव्यांश कांची के दोनों गालों को दबाते हुए कहा, जान मौत भी मुझसे पूछकर तुम तक आएगी। आज के बाद अगर तुमने अपने मुंह से ये वर्ड दोबारा निकाला ना तो पहले मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगा, फिर हम दोनों को आग लगा दूंगा, क्योंकि तुम मेरा जुनून हो और इस बदतमीज दिल को ये जुनूनियत और तुम्हारी नफरत पसंद है। क्या होगा अब? यूनिवर्सिटी। मनन यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर से गुजर रहा था, क्योंकि उसके लेक्चर का टाइम हो चुका था। वह अपने नजरें अपनी वॉच पर गड़ाए हुए आगे चल रहा था कि तभी वो किसी से टकरा गया। मनन एक लड़की से टकराया था। वह लड़की जमीन से अपने बैग को उठाते हुए चिढ़ते हुए बिना मनन को देखे हुए कहा, आजकल यूनिवर्सिटी में सांड घूमते हैं क्या? दिन में तारे दिख गए। वह अपने एक हाथ से अपने सिर को सहला रही थी, दूसरे हाथ से अपना बैग उठा रही थी। उस लड़की के मुंह से सांड सुन मनन को बेहद गुस्सा आ गया और वह शॉक्ड हो गया। मनन गुस्से से उस लड़की को घूरते हुए हर वर्ड को चबाते हुए कहा, ये किस तरह की लैंग्वेज है मिस? वह लड़की सीधी खड़ी होते हुए मनन का चेहरा देखकर आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो सांड नहीं हो, एक इंसान हो, लेकिन पहाड़ जैसे क्यों हो? मनन अपने सामने खड़ी लड़की को देखा तो अपनी आंखें छोटी कर ली। वो लड़की थी लेकिन उसका हुलिया बिल्कुल लड़कों जैसा था। ब्लू जीन्स जो जगह जगह से कटी हुई थी, वाइट टी शर्ट शोल्डर से थोड़ा नीचे, बाल जो इस वक्त पोन बड़ी ही में था, और ऊपर से ब्लैक लेदर जैकेट जिसकी जिप खुली थी। सामने खड़ी लड़की का मुंह कंटिन्यू चल रहा था, क्योंकि उसके मुंह में बबल था। सामने खड़ी लड़की ने मनन को देखते हुए कहा, अच्छे खासे दिखते हो, इतनी अच्छी बॉडी भी बनाई है तो तुम मुझे इतनी जोर से ठोकर क्यों मारी? अंधे हो, दिखाई नहीं देता? अगर दिखाई नहीं देता तो चलना भी नहीं चाहिए ना, किसी का सहारा ले लेते, ऐसे एक्सीडेंट तो नहीं होता। सामने खड़ी लड़की ऐसे बोल रही थी जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो और उसे काफ बड़ी ही चोट आई हुई हो।
मनन ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए अपने इंडेक्स फिंगर उस लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए किचकिचाते हुए कहा, पहली बात, मैंने आपको ठोकर नहीं मारी, आपसे गलती से टकराया हूँ। गलती मेरी भी थी और आपकी भी, इसलिए हिसाब बराबर हुआ। और दूसरी बात, ये यूनिवर्सिटी है, कोई पब ये कैजिनो नहीं जो आप इस तरह के कपड़े पहन कर आई हैं। और तीसरी बात, यहाँ चिविमगम खाना अलाउड नहीं है, तो आप अभी के अभी इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए, वरना मुझे मजबूरन आपको रेस्टिगेट करवाना होगा। सामने खड़ी लड़की यानी कियारा ने अपने कान में उंगली डालकर हिलाते हुए मनन की उंगली को दूसरे हाथ से नीचे करते हुए कहा, क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया। वो क्या है ना, मुझे किसी के लेक्चर सुनाई नहीं देते हैं, खासकर तुम जैसे अंकल के। मनन के मुंह से अचानक से निकला व्हाट। मनन को इतना हैरान देखकर कियारा ने कहा, क्या हुआ, इतना हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी शक्ल और बॉडी से लगता है कि तुम 30 ये 32 के होंगे और मेरी उम्र 21 है। तुम मुझसे एक ये 10 साल बड़े हो, तो मैं तुम्हें अंकल ही कह सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम जैसे हैंडसम को मैं अपना भाई बना नहीं सकती और मैं तुम्हें सर कहना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल सूट नहीं करता। और रही बात तुम्हारी पहली बात की, तो हिसाब बराबर नहीं हुआ क्योंकि गलती मेरी नहीं है। मैं कॉरिडोर में देखकर चल रही थी, मैं तुम्हें रोकना चाहती लेकिन मेरा फ़ोन बज गया। मैं फ़ोन उठाने को हुई, इतने में तुम मुझसे टकरा गए, तो गलती तुम्हारी है। और रही दूसरी बात की यह यूनिवर्सिटी है, पब ये कसिनो नहीं। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं जानती हूँ ये यूनिवर्सिटी है और कौन सी बुक में लिखा है कि यूनिवर्सिटी में ऐसे कपड़े नहीं पहन कर सकते हैं। और यह मेरी चॉइस है, मैं जैसा चाहो वैसा कपड़ा पहनूं। अगर तुम्हें मेरे कपड़े से इतनी प्रॉब्लम है तो अपनी नज़र नीचे कर लो। और रही तुम्हारी तीसरी बात की, तो मैं जानती हूँ कि यूनिवर्सिटी में चिंगम नहीं खाना चाहिए, लेकिन ना तो मैं भी किसी क्लास में हूँ और ना ही किसी प्रोफेसर का लेक्चर ले रही हूँ। मैं अभी फ्री टाइम में हूँ, तो मैं फ्री टाइम में कुछ भी कर सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, चिविंगम खा सकती हूँ, गाना गा सकती हूँ, यहाँ तक कि इतना कहकर कांची मनन को घूरते हुए कहा, किसी का बैंड भी बजा सकती हूँ। 2 और मेरी आखिरी बात कान खोलकर सुनो, तुम क्या मेरा बाप, क्या इस दुनिया का कोई भी आदमी मुझे इस यूनिवर्सिटी से रेस्ट्रिकेट नहीं करवा सकता। कोशिश करना है तो कर कर के देख लो, मुंह के बल गिर जाओगे। कियारा की आंखों में दुनिया के हर मर्द के लिए नफरत दिख रही थी। अगर तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगने तो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी मर्दों की माफ़ी चाहिए भी नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर चाहिए, तुमने मेरा फ़ोन तोड़ा है तो उसके पैसे मुझे कल पे कर देना। 50,000 मैं कल इसी जगह इसी टाइम पर तुम्हें मिलूंगी। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरा लेक्चर है। इतना कहकर कियारा वहां से चली गई। मनन हैरानी से कियारा को जाते देखता रह गया। उसे हैरानी इस बात की थी, उसे कियारा की आंखों में मर्दों के लिए एक अजीब सी नफरत दिखी थी। उसने अपने मन में कियारा के बारे में सोचते हुए कहा, कितनी अजीब है जो हर मर्द को एक ही तराजू में तौल रही थी। उसने कियारा की कही गई हर बात को सोचते हुए कहा, कितनी बदतमीज लड़की थी, काश मेरी इस लड़की से दोबारा से मुलाकात ना हो। इतना कहकर वह अपना सिर झटकते हुए वहां से चला गया। लेकिन उसे क्या पता किस्मत ने उन्हें टकराया ही इसलिए ताकि उनके रास्ते एक हो सके। मनन शांत और अपने काम से मतलब रखने वाला इंसान था। वह ज्यादा बातें नहीं करता था। कांची के जाने के बाद तो उसने बातें ही करना बंद कर दी थी। उसकी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की कांची ही थी जिससे वह बातें किया करता था, लेकिन अब वह सिर्फ अपने काम से प्यार करता था। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां शौर्य हमेशा पार्टी पब काजिनो में रहता था, तो वही मनन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और अपनी बुक की दुनिया में रहता था। उसे पार्टी पब ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे नशीली चीज से बेहद से नफरत थी। उसका मानना था कि नशा वह करते हैं जो कमजोर होते हैं और वह कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। अगर विला काव्यांश कांची को पकड़े हुए खड़ा था कि तभी एक हैंडसम लड़के ने काव्यांश के शोल्डर को पकड़कर कांची से दूर करते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं सर, दूर हटिए मेरी मैम से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा।
काव्यांश जो कांची को देख रहा था किसी और के उन दोनों के बीच में आने से उसे गुस्सा आ गया। उसने जब अपने लेफ्ट साइड में देखा तो 24 से 25 साल का लड़का खड़ा था जो दिखने में काफी हैंडसम था। उसकी आंखें बिल्कुल ब्राउन थी। उस लड़के ने काव्यांश की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मेरी मैम आपसे कह रही हैं कि आप उनसे दूर रहिए तो इसका मतलब आप उनसे दूर रहिए, उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिए। काव्यांश अपने सामने खड़े लड़की की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से गुर्राते हुए कहा, तुम हो कौन? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी और मेरी जान के बीच में आने की? वो लड़का भी अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर खड़े होते हुए उतने ही ढिठाई से कहा, मैं आपकी जान का पीए हूँ मिस्टर काव्यांश रघुवंशी। काव्यांश जिसके चेहरे पर गुस्सा था वो मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े लड़के के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, आई लाइक इट योर एटीट्यूड। चलो मेरी जान ने कोई तो अच्छा काम किया है अपनी लाइफ में, तुम जैसे पीए को रखकर तुम अपनी ड्यूटी काफी अच्छे से निभाते हो मिस्टर। उस लड़के ने बीच में कहा, मिस्टर सैम लूथरा। काव्यांश सैम को इग्नोर करते हुए कांची के हाथ को पकड़कर कहा, चलो शादी करते हैं। तभी सैम ने भी कांची की उसी हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना मेरी मैम के साथ जबरदस्ती मत करो। कांची के हाथ पर सैम का हाथ देख काव्यांश का चेहरा फिर गुस्से से लाल हो गया। उसके गले की नसें तन गई तो उसने गुस्से से एक जोरदार का पंच सैम के मुंह पर मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे की तुमने मेरी जान को छूने की? सैम संभाल पाता उससे पहले काव्यांश ने दूसरा पंच मारते हुए कहा, अपनी लिमिट में रहो, पीए बनकर रही लिमिट मत क्रॉस करो वरना यही गाड़ दूंगा। दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। काव्यांश ने सैम को काफी ज्यादा मार दिया था। काव्यांश गुस्से से अपने गन निकालकर सैम के तरफ पॉइंट करते हुए सैम से कहा, मैं हर चीज बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन अपनी जान की करीब किसी भी आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हें भी नहीं। सैम जो जमीन पर गिरा हुआ था वह भी एक पल के लिए डर गया। काव्यांश शूट करता उससे पहले कांची काव्यांश के पास आकर एक झटके से काव्यांश को अपनी तरफ पलटकर काव्यांश के गन को पकड़े हुए हाथ को अपने फोरहेड पर रखते हुए कहा, चलाओ गोली। काव्या अंश ने तुरंत ट्रिगर से उंगली हटा लिया। काव्यांश कांची की आंखों में देख रहा था। उसने गन को कांची के फोरहेड से दूर कर एक झटके से कांची को अपने सीने में छुपा लिया और कांची के सिर पर अपने चीन की रख कांची के चारों तरफ अपने हाथ लपेटते हुए कहा, प्रिंसेस क्यों मुझसे लड़ने को कोशिश कर रही हो? हार जाओगी मुझसे। मैं एक डेविल हूँ और तुम एक कांच की गुड़िया हो, मुझसे टकराओगी तो टूटकर बिखर जाओगी और मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता प्रिंसेस। काव्यांश बहुत प्यार से कांची को समझा रहा था। कांची को जैसे शौक लगा हो, वह बर्फ की तरह जम गई थी। उन दोनों को ऐसे देख सभी लोग हैरान थे। काव्यांश कांची से अलग होकर कांची के फोरहेड पर अपने दहकते होंठ को रख दिया। उसके गर्म होंठ को महसूस करते ही कांची अंदर तक कांप गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। काव्यांश रुमाल निकालकर कांची के हाथ के उस जगह साफ करने लगा जहां सैम ने पकड़ा था। कांची बिना पल के झपकाए काव्यांश को देख रही थी। उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। काव्यांश कांची के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कांची की नीली समंदर जैसी आंखों में आंखें डालकर कहा, आज आखिरी बार तुम्हें समझा रहा हूं, किसी भी आदमी को खुद को टच करने मत देना। अगर मैंने कभी किसी आदमी को तुम्हारे करीब आते देखा, ये टच करते देखा, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा पेश आऊंगा और उस आदमी के साथ जो करूंगा वह उसकी आने वाली 7 पुश्तें नहीं भूलेंगी। काव्यांश का पागलपन कांची की नफरत पर हावी हो पाएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।